हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम शुरू करने वाले हैं नई यूनिट थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? थर्मोडायनेमिक्स इज अ मैथमेटिकल साइंस इन विच वी स्टडी द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। वापस से रिपीट कर देता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स इज अ मैथमेटिकल साइंस। क्या है? मैथमेटिकल साइंस है इन विच वी स्टडी द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हीट में और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, बाकी जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है उनके बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं। अब यहां पर एक शब्द है क्वांटिटेटिव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटेटिव का मतलब यह है कि अमाउंट के फॉर्म में, कि भाई इतनी हीट जो है इस एनर्जी में कन्वर्ट हुई है और इतनी एनर्जी इस हीट में कन्वर्ट हुई है। कहने का मतलब यह है कि केवल थ्योरेटिकल बात नहीं हो रही है या क्वालिटेटिव बात नहीं हो रही, क्वांटिटेटिव बात हो रही है थर्मोडायनेमिक्स में। तो मोटा मोटा अगर हम बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करेंगे? हीट और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। और दूसरा यहाँ पर इसमें जो मेन पॉइंट है क्वांटिटेटिव, उसका मतलब यह है कि आपके रिलेशन चलेगा क्वांटिटेटिव मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में, कि भाई इतनी हीट इतने में कन्वर्ट हुई है और इतनी हीट इतने में। थ्योरेटिकल बात नहीं चलेगी। आई थिंक इतना काफी है, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं जो कि हम कह सकते हैं जनरल स्टेटमेंट है कि भाई थर्मोडायनेमिक्स से हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, या बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की जानकारी के लिए स्टेटमेंट दे रखे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्या दे रखा है? deals with the energy changes accompanying all type of physical and chemical process। थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है? एनर्जी चेंजेस को स्टडी करता है, जिसमें वो क्या करता है? फिजिकल और केमिकल प्रोसेस को इंक्लूड करता है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, डील्स विद द एनर्जी चेंजेस, एनर्जी चेंज से डील कर रहा है। अकम्पनिंग ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, जिसमें सारे फिजिकल और केमिकल प्रोसेस इंक्लूड हो गए। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग फिजिबिलिटी, helps in predicting feasibility of a chemical reaction under the given condition। अब ये कह रहा है कि कोई केमिकल रिएक्शन है जिसके लिए कंडीशन दे रखी है, कंडीशन मतलब टेम्परेचर, प्रेशर जो भी है वो दे रखा है, और उसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है? उसकी फिजिबिलिटी के बारे में प्रिडिक्शन देता है। फिजिबिलिटी का मतलब कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो फिजिबिलिटी जो है वो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, और इसकी कंडीशंस भी आएगी कि भाई कब तो वो रिएक्शन होगी, कब नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स क्या बता रहा है? रिएक्शन होगी या नहीं होगी, कितनी स्पीड से होगी, ये केमिकल काइनेटिक्स बताता है, और कहाँ तक रिएक्शन जाएगी वो बताता है इक्विलिब्रियम। ठीक है, अलग अलग यूनिट है आपके। लॉज आर एप्लीकेबल ऑन मैटर इन बल्क ओनली। यहाँ पर आपको एक चीज देखनी है कि जो थर्मोडायनेमिक्स में हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे वो जब मैटर बल्क में होगा उसके लिए हम स्टडी करेंगे, जिसको हम आगे अभी हम पढ़ेंगे तो टर्मिनोलॉजी आएगी। तो यहाँ पर मैटर जो है बल्क में होना चाहिए, तब जाके आप जो है थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करते हो, और वहां पर जो लॉज है वो तभी एप्लीकेबल होंगे। आगे दे रखा है इट इज रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ हीट। जैसे हमने बात करा, नाम ही दे रखा है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब एक तरह से हीट हो गया, डायनेमिक्स का मतलब हो गया मोशन। हीट के मोशन की बात हो रही है, फ्लो ऑफ हीट की बात हो रही है। फिर हमने क्या कह दिया? हीट और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी मैथमेटिकली रिलेटेड है। उसके बाद ये अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपसे पहले पूछा था किसी वीडियो में कि 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होता है। तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.185 जूल। राउंड ऑफ में जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो कई बार हम 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल भी काम में ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि कितना एक्यूरेट आपको आंसर चाहिए। तो ये हमने बात करी थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन की और कुछ जनरल स्टेटमेंट, क्योंकि ये जनरल स्टेटमेंट मैंने इसलिए कंसिडर कर लिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी। अब टर्मिनोलॉजी को जब तक हम समझेंगे नहीं तो आगे जब हम और फर्दर स्टडी करेंगे तो हमारे समझ में नहीं आएगा। फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला दे रखा है सिस्टम। अब देखिए सिस्टम जो है, जिसको शायद हिंदी में मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है निकाय कहते हैं। तो सिस्टम क्या है कि जिस यूनिवर्स का वह पार्ट जिसमें आप थर्मोडायनेमिकल स्टडी कर रहे हैं वो आपके लिए क्या है? सिस्टम। वापस से रिपीट कर रहा हूं, देखिए पूरा आपके लिए क्या है? यूनिवर्स है। यूनिवर्स में जिस पोर्शन पे, जिस पार्ट पे आप थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कर रहे हैं वो आपके लिए क्या है? सिस्टम है। तो वो क्या हो गया? सिस्टम। उसके बाद है सराउंडिंग।
अब यूनिवर्स का वह पार्ट जिसमें आप स्टडी करें वो हो गया सिस्टम। सिस्टम के अलावा जो भी बच गया यूनिवर्स में वो सब क्या है, सराउंडिंग है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक बाउंड्री होती है जो कि रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आगे दे रखा होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम को आई थिंक सममांगी कहते हैं। होमोजीनियस का हिंदी क्या है, सममांगी। सिस्टम का मतलब निकाय हो जाएगा। तो होमोजीनियस जैसे हमने पहले भी पढ़ रखा है, आई थिंक सॉल्यूशन में आया होगा आपके। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपकी जो सिस्टम है उसकी कंडीशन क्या है, दो तीन आप कह सकते हो। होमोजीनियस में एक तो फेज एक होनी चाहिए, दूसरा यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए। जब हम सिस्टम की बात करें तो जो कंपोजिशन है मैटर का वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर हम कंसंट्रेशन के सेंस में बात करें तो कंसंट्रेशन जो है वो आपके पूरे सिस्टम में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मतलब कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ अलग है और यहाँ अलग है, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी होगी वो थ्रू आउट द सिस्टम क्या होगी, सेम। जैसे मान लीजिए ये कमरा है, अब यहाँ पर ये कमरा अगर होमोजीनियस सिस्टम है, जैसे एयर की बात करें तो यहाँ पर एयर क्या, गैसेस का मिक्सचर है। तो होमोजीनियस सिस्टम का मतलब यहाँ पर जो गैस है, अब मैं इस एरिया में बात करूं या इस एरिया में बात करूं या इस एरिया में बात करूं, कंपोजिशन सेम होगा ऑक्सीजन नाइट्रोजन और डिफरेंट गैसेस का। अगर डिफरेंट आ रहा है मतलब वो होमोजीनियस सिस्टम नहीं है। आई थिंक समझ गए होंगे आप, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो होमोजीनियस में आपको तीन चीज ध्यान रखनी है, फेज एक है, दूसरा कंपोजिशन क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तीसरा क्या है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज आएगी वो सिमिलर आएगी हर जगह पर। ठीक है, डिफरेंट नहीं आएगी। उसके बाद है हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो हेट्रोजीनियस सिस्टम जैसे हम बात कर रहे हैं तो फेज जो है वो क्या है, दो या दो से अधिक है, जो कि आपस में क्या इक्विलिब्रियम में है। फेज एक से ज्यादा होंगी। तो अगर फेज एक से ज्यादा है तो आपकी जो कंपोजिशन है वो सेम नहीं है, मतलब एक जगह किसी एक कंपोनेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो दूसरी जगह किसी दूसरे कंपोनेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकती है। और उस वजह से जो प्रॉपर्टीज आएंगी आपकी वो क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगी। मतलब पूरे सिस्टम में थ्रू आउट द सिस्टम प्रॉपर्टीज सेम नहीं आएगी। आगे दे रखा है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। यहां पर ये तीन कैटेगरी बनाई गई है। अब ये जो तीन कैटेगरी है ये किस बेस पर हमने इसको तीन कैटेगरी बनाया है, तो यहाँ पर जो तीन कैटेगरी हमने बनाई है सिस्टम की, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड, ये हमने बनाया है कि सिस्टम जो है मैटर और एनर्जी में से किसको एक्सचेंज कर सकता है और नहीं कर सकता। इसको समझने के लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपन सिस्टम की। तो ओपन सिस्टम को आप ऐसे समझिए कि एक आपने ओपन बीकर ले रखा है, या ओपन आप कह सकते हैं कि पतीला ले रखा है, भगोनी ले रखी है, जो आपकी इच्छा आप ले सकते हैं। आपने उसको नीचे से गर्म करना शुरू करा। अब जब आप उसको गर्म करेंगे उसमें आपने पानी ले लिया। तो जब आप पानी गर्म करेंगे तो अब क्योंकि वो ओपन सिस्टम है तो जो वेपर बनेंगी वो किस में चल जाएंगी, एटमॉस्फेयर में चल जाएंगी। तो आप इसको ऐसे देख लीजिए, ये आपने मान लीजिए कोई बीकर लिया, ठीक है, ये आपने मान लीजिए कोई बीकर ले लिया और इसमें आपने पानी ले लिया और इसको आप गर्म कर रहे हैं। तो ये जो पानी है क्योंकि ये ओपन है तो ये जो पानी है ये वेपर के फॉर्म में क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर जो मैटर है वो सराउंडिंग के साथ, अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि जो बाउंड्री है वो रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। तो यहां पर आप देखेंगे एक, दो और तीन, तीन साइड पे जो बाउंड्री है वो तो क्या दिख रही है आपको, रियल दिख रही है। लेकिन ये जो है आपके, ये एक तरह से इमेजिनरी बाउंड्री है कि भाई यहां तक सिस्टम है। तो बाउंड्री जो है वो रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब आप गर्म कर रहे हैं तो जो पानी है वो वेपर के फॉर्म में क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, मतलब सराउंडिंग में जा रहा है। तो यहाँ पर मैटर एक्सचेंज हो रहा है। और क्योंकि आपके जो वॉल है वो, पहले तो यहाँ पर वो वॉल ही नहीं है, दूसरा जो बाकी जो वॉल है नॉर्मल वॉल है, तो वहां पर हीट एक्सचेंज होगा। तो अगर मैटर और हीट दोनों एक्सचेंज होते हैं तो वो कौन सा सिस्टम कहलाएगा, ओपन सिस्टम कहलाएगा। अब यहां पर मैंने क्या करा कि एक इसको कवर कर दिया, क्या कर दिया, कवर कर दिया। अब कवर करने से क्या होगा कि जब आप इसको गर्म कर रहे हैं तो वेपर तो बनेगी, लेकिन अब क्योंकि ये कवर हो गया तो वेपर अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। इसका मतलब अब मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा, और मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा लेकिन हीट एक्सचेंज हो रही है। तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, क्लोज सिस्टम में जाएगा। किस में जाएगा, क्लोज। इसका मतलब क्या हुआ, ओपन में आपके मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है। एनर्जी का मतलब हीट, हीट एनर्जी दोनों
कोरिलेट एक दूसरे से। उसके बाद हमने क्या कहा कि मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता, लेकिन हीट एक्सचेंज हो सकती है। वो किस में जाएगा? क्लोज में। और हम कह रहे हैं कि भाई ना तो मैटर एक्सचेंज हो सकता है ना हीट एक्सचेंज हो सकती है, तो वो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम में। यहाँ पर आइसोलेटेड को हिंदी में कहते हैं विलगित निकाय। तो विलगित निकाय में क्या है? ना तो मैटर एक्सचेंज हो रहा है ना हीट एक्सचेंज हो रही है। तो यहाँ पर जनरली क्वेश्चन इन पे नहीं बनता है, लेकिन ये मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है आइसोलेटेड सिस्टम का। क्या लिख रखा है? वेल स्टॉपर्ड थर्मोफ्लास्क। इसको आप नॉर्मल हम देखते हैं थर्मस कह देते हैं, हालांकि वो लोकल कंपनी के आते हैं। आप बोलोगे सर ये तो थोड़ी देर में तो ठंडा हो जाता है, तो वो लोकल कंपनी के आते हैं। आजकल अच्छी कंपनी भी, जैसे आप देखेंगे बॉटल अच्छी कंपनी की आती है, 20-20 घंटे तक पानी अगर ठंडा है तो ठंडा रहेगा, गर्म है तो गर्म रहेगा। तो वहां पर हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा और मैटर एक्सचेंज भी नहीं हो रहा। तो अगर वेल स्टॉपर्ड अच्छे से बंद कर रखा है, वेल स्टॉपर्ड थर्मोफ्लास्क जो है वो किसका एग्जाम्पल है? आइसोलेटेड सिस्टम का। अब देखिए ये जो है एग्जाम्पल, ये स्कूल लेक्चरर में पूछ रखा है। किसमें पूछ रखा है? स्कूल लेक्चरर में पूछ रखा है। कौन से वाले में? स्कूल लेक्चरर 2013 वाले एग्जाम में ये पूछ रखा है। ठीक है, वेल स्टॉपर्ड थर्मोफ्लास्क जो है वो कौन से सिस्टम का एग्जाम्पल है? आंसर क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की। अब हमने थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बाद कुछ जनरल स्टेटमेंट पढ़े थे। तो वहां पर हमने क्या कहा था कि जो थर्मोडायनेमिक के लॉज हैं वो किस पे एप्लीकेबल होते हैं? बल्क में जब मैटर होता है, मतलब जो मैटर आप ले रहे हो तो वहां पर वो किस में होना चाहिए? बल्क में। अब बल्क में होने से क्या होता है? देखिए जब हम प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं तो प्रॉपर्टीज दो तरह की होती है, एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब ये दोनों प्रॉपर्टीज होती क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसको आप ऐसे समझिए कि मैंने कहा एक मॉलिक्यूल है, केवल एक मॉलिक्यूल है। अब एक मॉलिक्यूल की मुझे स्टडी करनी है, तो जब मैं एक मॉलिक्यूल की स्टडी करूंगा तो मैं स्टडी क्या कह सकता हूं कि भाई ये जो मॉलिक्यूल है इसकी पोजीशन क्या है, इसका मास क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, इसका मोमेंटम क्या है, ईटीसी। मतलब जो प्रॉपर्टीज में स्टडी कर रहा हूँ वो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी की मैं स्टडी कर सकता हूँ, कि भाई मास क्या है, पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, मोमेंटम क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ईटीसी। अब जब मैटर बल्क में होता है, क्या होता है? मैटर बल्क में होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में जब मैटर होता है तो वहां पर जो प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं वो चेंज हो जाती है। जब आपके मैटर बल्क में होगा तो प्रॉपर्टी क्या होंगी? प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, डेंसिटी कितनी है, ईटीसी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं तो वहां पर आपके दो तरह के सिस्टम होते हैं, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। तो जब माइक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है मतलब पार्टिकल्स की संख्या बहुत कम है, तो वहां पर डिफरेंट प्रॉपर्टी स्टडी की जाती है। और जब पार्टिकल्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, मतलब मैटर बल्क में है, तो वहां पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज स्टडी की जाती है। तो जब मैटर बल्क में होता है तो वो जब प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो एग्जाम्पल अगर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ईटीसी। ठीक है, ईटीसी मतलब सब आ गया उसमें, भूल चूक माफ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम थर्मोडायनेमिक्स में मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, मतलब हम बल्क में जब सिस्टम की बात करें तो बल्क में आपके मैटर है तो वहां पर उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे वो होंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एग्जांपल मैंने लिख दिए कुछ, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। माइक्रोस्कोपिक के भी एग्जांपल बता दिए मैंने कौन सी प्रॉपर्टी है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ स्टडी नहीं करें तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब आता है स्टेट ऑफ अ सिस्टम। किसकी बात कर रहे हैं? स्टेट ऑफ अ सिस्टम। अब देखिए स्टेट ऑफ अ सिस्टम का मतलब क्या है? मतलब ये है कि भाई मैंने कहा कि एक सिस्टम है, उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी मतलब मान लीजिए कोई सिस्टम है, जैसे मान लीजिए कि ये सिस्टम है, सपोज यही सिस्टम है, ये मैं हटा देता हूँ इसको, सिंपल मैंने कह दिया कि ये सिस्टम है। ठीक है, ये सिस्टम है। अब जब सिस्टम है तो उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होंगी, और मैंने कहा कि इसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी फिक्स है, मतलब ये एक कंडीशन है इसकी, इसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। मैंने कह दिया प्रेशर इसका P है, टेम्परेचर T है और वॉल्यूम V है। अब ये क्या कह रहा है? स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो स्टेट ऑफ अ सिस्टम का मतलब क्या है कि जब मैं किसी स्टेट को डिफाइन कर रहा हूं, मतलब मैंने क्या कहा कि सिस्टम है जिसमें बल्क में मैटर प्रेजेंट है, तो वहां पर सिस्टम की जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं उसकी कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू होगी। और वो डेफिनेट वैल्यू जब मैंने वहां पर मेंशन कर दी कि भाई ये सिस्टम है, इसका प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है और वॉल्यूम इतना है, ये मैंने तीन प्रॉपर्टी की बात करी, और भी प्रॉपर्टीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। मैंने डिफाइन करा भाई ये सिस्टम है, इसकी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम की वैल्यू इतनी है। तो ये किसको बता रहा है? स्टेट ऑफ अ सिस्टम को।
मतलब मैंने क्या कहा कि ये सिस्टम है, इसका प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम इतना है, तो ये उसकी किसको बता रहा है, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, भाई इसकी इतनी इतनी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, तो वो क्या कहलाएगी, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, चलिए ये बात हो गई स्टेट ऑफ अ सिस्टम की। उसके बाद आती है बात स्टेट वेरिएबल की। अब स्टेट वेरिएबल का क्या मतलब है, तो स्टेट वेरिएबल का मतलब ये है कि अगर मैं सिस्टम की स्टडी कर रहा हूँ और सिस्टम की कोई मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये सिस्टम था, इसकी एक स्टेट थी, अब यहां पर क्या हुआ कि मैंने प्रेशर चेंज कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, वॉल्यूम चेंज कर दिया, मतलब जरूरी नहीं कि तीनों चेंज करे, मैंने मान लीजिए तीनों ही चेंज कर दिया, तो अब जो प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम है मैंने डैश से बता दिया। तो अगर आपके कोई सी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी चेंज होती है, या हम कह सकते हैं कि हम किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कैसे कर रहे थे कि भाई उसकी जितनी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी थी उसकी कोई फिक्स वैल्यू थी, अब यहां पर मैंने क्या कहा कि उसकी जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है उसकी हमने वैल्यू क्या कर दी, चेंज कर दी। जरूरी नहीं है सारी करें, एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं। अगर मैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज कर रहा हूं तो जो सिस्टम है उसकी स्टेट चेंज हो रही है, सिस्टम की क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। क्यों, क्योंकि हम उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से उसको स्टेट को डिफाइन कर रहे थे। तो क्योंकि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज करने से स्टेट जो है वो चेंज हो रही है, इसलिए जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है उसको हम स्टेट वेरिएबल कहते हैं। तो स्टेट वेरिएबल में, स्टेट वेरिएबल अपने आप में और कुछ नहीं है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हम स्टेट वेरिएबल कह रहे हैं। मतलब प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी थे, उसी को हम क्या करें, स्टेट वेरिएबल। क्लियर। चलिए आगे दे रखा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब क्वेश्चन यहां से बनता है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो सब थ्योरेटिकल था, उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, केवल एक क्वेश्चन ही पूछा है। अब यहां से क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट होता है। थर्मोडायनेमिक्स यूनिट जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें स्कूल लेक्चर के एग्जाम की, तो 10 से 12 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट से पूछे जाते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन। 10 से 12 क्वेश्चन का मतलब पता है क्या है, एवरेज हम बात करें 120 से 130 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अब आप अंदाजा लगाइए 12 क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो अगर मान लीजिए 120 अगर क्वेश्चन आते हैं और उसमें से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 10% क्वेश्चन हो गया, मतलब 10% आपका हो गया केमिस्ट्री का पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन बहुत कम थोड़ी ना होते हैं, आप देखेंगे छोटी छोटी यूनिट से 1 2 3 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। चलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उसके कंपैरिजन में दे रखा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव का मतलब, अब जैसे होता है ना इंटेंसिव मतलब अंदर से, एक हमको फीलिंग क्या आ रही है, इंटेंसिव का मतलब अंदर से, एक्सटेंसिव का मतलब बाहर से। तो अंदर बाहर का मतलब क्या है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के वो केवल एग्जाम्पल पूछता है। अब इनका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वह प्रॉपर्टी जो पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड करती है वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो डिपेंड नहीं करती वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वापस से रिपीट कर देता हूँ कि जो आपके पदार्थ है, जो सब्सटेंस है, जो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, कुछ भी आप कह सकते हो, उनकी जो मात्रा है या अमाउंट है उस पर प्रॉपर्टी अगर डिपेंड कर रही है तो वो एक्सटेंसिव है, डिपेंड नहीं करी तो वो इंटेंसिव है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए एक पानी की बोतल है, पूरी भरी हुई है। अब मैंने उसमें से पानी पिया, मुझे प्यास लग रही थी तो मैंने पानी पिया, आधी बोतल मैंने पानी पी लिया। अब आप देखिए कि आधी बोतल जब मैंने पानी पी लिया तो आधी खाली हो गई। अब आधी खाली होने के बाद, पहले पूरी भरी हुई थी बाद में आधी खाली हो गई, तो दोनों में जब आप कंपेयर करेंगे, पहले पूरी भरी हुई थी बाद में आधी खाली हो गई, दोनों में जब आप प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे तो जो प्रॉपर्टी सेम है, मतलब पहले और बाद में सेम है, मतलब वो पानी के अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही, इंटेंसिव है। और जो चेंज हो गई वो क्या है, एक्सटेंसिव। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है, बाकी आपको लास्ट में याद ही करना है। अब देखिए एम जो है मास आप कह सकते हैं, तो पानी की बोतल पूरी भरी हुई है उसका मास और आधी खाली हो गई उसका मास, मास चेंज हो रहा है मतलब एक्सटेंसिव है। वॉल्यूम जो है पानी का चेंज हो गया, एक्सटेंसिव है। ई का मतलब आप इसको कह सकते हो एनर्जी, सिंपल एनर्जी भी कह सकते हो, इंटरनल एनर्जी भी कह सकते हो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखिए ये जो नोटेशन है ये आएंगे आपके, एम का मतलब मास हो गया, वी वॉल्यूम आप जानते ही है, ई जो है यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी के लिए काम में लिया जाता है। यहाँ पर आपको ई की जगह यू भी देखने को मिल सकता है, तो कुछ बुक्स ई काम में लेते हैं, कुछ बुक्स यू काम में लेते हैं, दोनों आपको मान के चलना है कि दोनों का मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी। एस का मतलब है एंट्रोपी। अब ये अलग अलग टर्म आपने सुनी होगी, देखिए अगर आपने थोड़ा सा भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है पहले तो ये टर्म आपने सुनी होगी, नहीं भी सुनी है तो कोई बात नहीं, हम अभी आगे जब हम पढ़ेंगे तो एक एक जो टर्म्स हैं, एक एक जो कंसेप्ट है वो हम अच्छे से स्टडी करेंगे,
मैं आपको भी बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में रिकॉल करने में आसानी रहे। ई इंटरनल एनर्जी, उसकी जगह यू भी काम में ले सकते हैं। एस जो है वो एंट्रोपी के लिए काम में आता है। एच जो है, अब एच का मतलब हीट नहीं है, एच का मतलब है एंथैल्पी। एच का मतलब क्या है? एंथैल्पी। एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स। क्यू काम में आ रहा है हीट के लिए, हीट कैपेसिटी ईटीसी। तो ये मैंने जितनी प्रॉपर्टी लिखी है ये सब किसका एग्जांपल है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की। उसके बाद जब बात आती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, तो टेम्परेचर, प्रेशर, ये आपके डेंसिटी के लिए मैंने नोटेशन ले रखा है। कंसंट्रेशन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, स्पेसिफिक हीट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए काफी सारी प्रॉपर्टीज दे रखी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइपोल मोमेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर एंथैल्पी, मोलर एंट्रोपी। अब देखिए इतनी सारी प्रॉपर्टीज की हमने बात करी। अब एक चीज तो क्लियर है कि ये जो भी प्रॉपर्टीज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, चाहे एक्सटेंसिव हो चाहे इंटेंसिव हो, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हम बात कर रहे हैं, तो ये सारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है। कौन सी प्रॉपर्टीज है? मैक्रोस्कोपिक। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज क्या थी, जैसे इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, हीट, हीट कैपेसिटी, ईटीसी। अब यहां पर जब आप देखेंगे दोबारा से तो कुछ प्रॉपर्टी आप, जैसे ये दे रखा मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर एंथैल्पी, मोलर एंट्रोपी, इसका मतलब दो दो बार आ रही है। एंथैल्पी भी आ गई, मोलर एंथैल्पी भी आ गई, एंट्रोपी भी आ गई, मोलर एंट्रोपी भी आ गई, हीट कैपेसिटी आ गई, मोलर हीट कैपेसिटी आ गई। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जब हम बात करते हैं कोई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की, जैसे एंट्रोपी की बात करते हैं, तो एक तो मैं कह रहा हूं सिंपल एंट्रोपी, एक में कह रहा हूं मोलर एंट्रोपी, एक में कह रहा हूं एंथैल्पी, एक में कह रहा हूं मोलर एंथैल्पी। दोनों में फर्क क्या होता है, इसको आप ऐसे समझिए कि मैंने जो सिस्टम लिया है वो 10 मोल का सिस्टम है। मतलब उसमें मान लीजिए गैस है, ये मान लीजिए कमरा है, इसमें 10 मोल गैस फिल है। समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अब आप कैलकुलेट मत करने लग जाना कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये कमरा है, 10 मोल गैस इसमें है। अब 10 मोल गैस है, इसकी एनर्जी है 1000, एनर्जी एंथैल्पी मान लीजिए, एंथैल्पी कितनी है? 1000। तो अब आप क्या कहेंगे कि भाई मोल की संख्या कितनी है? 10, और एंथैल्पी जो मैंने कहा वो कितनी है? 1000। 1000 मतलब कैलोरी मान लीजिए। अब होगा क्या कि ये तो मैंने कह दिया, अब अगर मैं 1 मोल की एंथैल्पी निकालना चाहूं तो 1 मोल की एंथैल्पी कितनी आ जाएगी? 1 मोल की एंथैल्पी कितनी आएगी? अब आप निकालेंगे तो अब आप खुद सोचिए कि भाई 10 की 1000 आ रही है तो 1 की कितनी आएगी? 100। तो 1 की 100 आ जाएगी। तो अब यहां पर क्या होता है कि अगर मैं सिंपल एंथैल्पी कह रहा हूं तो वो 1000 आ रही है। क्यों? क्योंकि 10 मोल है। अगर मैं 5 मोल और बढ़ा देता तो 1500 हो जाती है, या 5 मोल कम कर देता तो 500 हो जाती। तो कहने का मतलब है ओवरऑल एंथैल्पी जो है वो तो मोल की संख्या पे डिपेंड कर रही है, मतलब अमाउंट पे डिपेंड कर रही है। लेकिन पर मोल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो 10 पे 1000 है, तो 5 पे 500 है, तो 15 पे 1500 है। मतलब कहने का मतलब है 1 मोल के लिए 100 है, तो 1 मोल के लिए वो फिक्स हो गई। तो अगर किसी भी टर्म के आगे मोलर आ जाए या स्पेसिफिक आ जाए तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही होगी। तो मोलर हीट कैपेसिटी कहो, मोलर एंथैल्पी कहो, मोलर एंट्रोपी कहो, या उसके अलावा आपके स्पेसिफिक टर्म भी आता है, स्पेसिफिक हीट, ये भी आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल में आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सारे एग्जाम्पल आपके यहाँ पर मेंशन है। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, निम्न में से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, या फिर निम्न में से कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, निम्न में से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। कुछ नहीं करना, एग्जाम्पल याद करने हैं। एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, 4 में से 3 एक जैसे होंगे, एक डिफरेंट होगा। तो ये आपके एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आगे दे रखा है स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शन। अब देखिए अभी हमने बात करा स्टेट वेरिएबल की, हमने बात करी। स्टेट वेरिएबल का मतलब आपके जो सिस्टम है उसके जो वेरिएबल्स हैं या मैक्रोस्कोपिक जो प्रॉपर्टीज है उनकी डेफिनेट वैल्यू होती है। अब यहाँ पर आपके जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं या जो वेरिएबल्स है उसको हमने दो में डिवाइड करा, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। इसको आप ऐसे समझो कि अगर मैं सिस्टम को एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे ले जा रहा हूँ, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या हो रही है? चेंज हो रही है। मतलब एक आपके जैसे मान लीजिए कि सिस्टम यहाँ पर है अभी ए पोजीशन पे, उसको मैं यहां ले गया बी पोजीशन पे। ठीक है, अब जब मैं इसको बी पे ले गया
तो वहां पर नो डाउट प्रॉपर्टीज क्या होंगी, चेंज होंगी, प्रॉपर्टीज क्या होंगी, चेंज होंगी। तो अब यहाँ पर इसको दो कैटेगरी में मैंने डिवाइड करा है, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जब मैं ए से बी पे जा रहा हूं, तो इसको मान लीजिए मैं एक बार इस तरीके से गया, एक बार मैं ऐसे गया, मतलब दो अलग अलग पाथ मैंने डिसाइड कर लिए। तो अगर मैं दो अलग अलग पाथ से जा रहा हूं, मतलब सिस्टम को ले जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा, और डिफरेंट पाथ से ले जाने के बाद जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो क्या आ रही है, सेम। सेम आने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एक प्रॉपर्टी ली मैंने, प्रेशर, इसको मैंने P1 कह दिया, और जब मैं इस वाले पाथ से लेके गया तो इसका प्रेशर आ रहा है मान लीजिए P2, और इस वाले पाथ से लेके गया तो भी P2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके इनिशियल स्टेट थी उसमें प्रेशर P1 था। अब क्योंकि इनिशियल स्टेट तो आप किसी भी पाथ से ले जाओगे वो तो फिक्स ही रहेगी, तो इनिशियल प्रेशर P1 है। अब अगर मैं डिफरेंट पाथ से ले जा रहा हूं और प्रेशर सेम आ रहा है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, प्रेशर सेम आ रहा है, मतलब बी पे पहुंचने के बाद प्रेशर P2 आ रहा है, चाहे आप इस वाले पाथ से लेके जाओ चाहे इस वाले पाथ से लेके जा रहा हो। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो प्रॉपर्टी, जैसे मैंने एग्जांपल लिया प्रेशर का, वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है। आप ए से बी पे कैसे ही लेके जाओ वो फिक्स आएगी P2। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, केवल स्टेट पे डिपेंड करती है, स्टेट का मतलब इनिशियल और फाइनल, तो वो कहलाते हैं आपके स्टेट फंक्शन। और वह प्रॉपर्टी जो पाथ पे डिपेंड कर जाती है या करती है वो कहलाता है पाथ फंक्शन। वो क्या कहलाते हैं, पाथ फंक्शन। अब यहाँ पर मैक्सिमम एग्जाम्पल जो है वो आपके स्टेट फंक्शन के हैं, और स्पेसिफिक आपके जो एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल हैं, वर्क और हीट, ये एग्जाम्पल हैं पाथ फंक्शन के। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको और देता हूं अच्छा सा। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका घर है, ये कॉलेज है। ठीक है, छोटे बच्चे तो स्कूल हो जाएगा, बड़े बच्चे तो कॉलेज जाएगा। अब अगर आप घर से, मान लीजिए लड़के हैं बाइक ले ली, लड़कियां हैं स्कूटी ले ली, अब वो घर से कॉलेज सीधे रास्ते से जा रहे हैं, मतलब डायरेक्ट घर से कॉलेज जा रहे हैं और फिर कॉलेज से सीधा घर आ रहे हैं। तो एक तो कंडीशन ये हो गई। एक वो घर से निकले कॉलेज के लिए, लेकिन वो कहाँ कहाँ घूमते 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 घूमते, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते घूमते फिर कॉलेज गए, हो सकता है कॉलेज जा ही ना, और फिर कॉलेज से निकले वापस घूमते घूमते दोस्तों के साथ गप्पे मारने चले गए, पिक्चर देखने चले गए, मूवी देखने चले गए, फिर वापस आए घर पे। दोनों केस में क्या होगा, दोनों केस में डिफरेंस क्या होगा, जब हम पेट्रोल की बात करेंगे, पेट्रोल जो खर्च होगा, अगर आप घर से सीधे कॉलेज गए और वापस कॉलेज से सीधे घर आए तो पेट्रोल कम खर्च होगा। लेकिन अगर आप मूवी देखने भी जा रहे हैं, पिकनिक भी बना रहे हैं, कुछ खाने पीने की इच्छा हुई वहां भी चले गए, और फिर आप कॉलेज गए वापस कॉलेज से आए, तो वहां पर क्या होगा, पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पेट्रोल खर्च होगा वो डिपेंड कर रहा है पाथ पे। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, पाथ फंक्शन का। हालांकि ये मैंने समझाने के लिए बताया, आपको ध्यान के रखना वर्क और हीट। अब देखिए ये सिंपल सा एक केस है, यहाँ पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर क्योंकि बेसिक एग्जाम्पल इसके दो ही हैं, तो क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्न में से कौन सा स्टेट फंक्शन है, निम्न में से कौन सा पाथ फंक्शन है। अब जब वो स्टेट फंक्शन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा स्टेट फंक्शन है, तो उसको तीन पाथ फंक्शन देने पड़ेंगे, जो कि इतना आसान नहीं है। कई बार वो मिलते जुलते दे देता है, पोटेंशियल एनर्जी इस टाइप से कुछ एडजस्ट करने के लिए दे देता है, या फिर वो क्या करेगा, निम्न में से कौन सा पाथ फंक्शन है। ये आसान क्वेश्चन है, क्यों, स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल खूब सारे हैं, तीन कोई से भी दो और एक वर्क या हीट होगा। स्कूल लेक्चर 2022 में क्वेश्चन पूछ रखा है, अब उसने क्या करा, चार दिए ABCD करके, एक वर्क दे दिया, एक हीट दे दिया, दो इनमें से दे दिए, फिर कहा, अब वो चार तो ABCD करके दे दिया, अब ऑप्शन है कि ये और ये पाथ फंक्शन है, ये और ये पाथ फंक्शन है, ये और ये पाथ फंक्शन है। कुछ नहीं करना, ये दो याद कर लो, वर्क और हीट, ये पाथ फंक्शन है, बाकी क्या है, स्टेट फंक्शन है। आगे आ जाते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब आपको ध्यान ये रखना है कि सिस्टम अलग चीज है, प्रोसेस अलग चीज है। सिस्टम का मतलब तो सिस्टम है, अब प्रोसेस में सिस्टम में क्या डिफरेंस है, जैसे हमने बात करा ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, तो वहां पर एक हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। प्रोसेस का मतलब क्या है कि जैसे हमने यहाँ पर बात करा कि आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाना है, जैसे मैंने कहा A से B में जाना है। अब जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हो तो आप
कैसे जा रहे हो, कौन से पाथ से जा रहे हो। तो जिस पाथ से आप जा रहे हो, अलग अलग वैरायटी के पाथ हो सकते हैं, तो वो जो अलग अलग वैरायटी के पाथ हैं, मतलब अलग अलग तरीका है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने का, उन तरीकों के आधार पर हमने उसको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करा है। तो डिफरेंट प्रोसेस हो गए। अब क्या क्या तरीके देख लेते हैं। पहला है आइसोबैरिक प्रोसेस। अब हम प्रोसेस में कर नहीं रहे, कर कुछ नहीं रहे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं। अब वो जो सफर हम तय कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, क्या कंडीशन अप्लाइड करके कर रहे हैं, उसके बेस पे प्रोसेस हमने डिवाइड करें। पहला है आइसोबैरिक। कुछ नहीं करना, प्रेशर कांस्टेंट है। क्या है? प्रेशर कांस्टेंट। मतलब एक सिस्टम को आप दूसरी स्टेट पे ले जा रहे हो, मतलब सिस्टम वही है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे ले जा रहे हो, आपने कंडीशन क्या अप्लाइड करी, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। बाकी कोई चीज कांस्टेंट हो नहीं हो हमें मतलब नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा है, मतलब आपने फोकस किस पे रखा, प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, बाकी कुछ चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, आइसोबैरिक प्रोसेस। क्लियर। अब जो आपके रिएक्शन होती है ओपन रिएक्शन। ओपन रिएक्शन का मतलब भाई जैसे आपके बीकर में रिएक्शन करा रहे हो, टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करा रहे हो, तो वहां पर ऊपर से आपने उसको पैक थोड़ा ना कर रखा है, ओपन है। ओपन मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, एग्जांपल बता रहा हूं आपको। इसके बाद है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में आपको क्या करना, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। आपको बस यही चीज ध्यान रखनी है कि कौन से प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहेगा। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है। उसके बाद है आइसोथर्मल। ये तो और आसान है, आइसोबैरिक आइसोकोरिक फिर भी सोचने पड़ेंगे। अब हिंदी में अलग बात है, समदाबी सम आयतनी समतापी, वहां फिर भी आसान है, लेकिन ये थोड़े से कई बार दिमाग से निकल सकता है। आइसोबैरिक आइसोकोरिक, आइसोबैरिक में प्रेशर, आइसोकोरिक में वॉल्यूम। आइसोथर्मल ये आसान है। टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर आप सिस्टम में एक स्टेट से दूसरी स्टेट ले जा रहे हो, तो जो प्रोसेस है उसमें अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो तो आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगा। उसके बाद है एडियाबैटिक। इसको हिंदी में कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। क्या कहते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम। तो एडियाबैटिक प्रोसेस जो है ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए आप खुद समझ सकते हैं कि क्यों पूछा जाता है, कारण क्या है। अब आइसोथर्मल पूछेगा तो आसान हो जाएगा ना, नाम में पता चल रहा है आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोकोरिक पूछेगा तो इंग्लिश में फिर भी थोड़ा टिपिकल है, हिंदी में आसान हो जाएगा। लेकिन ये डिफरेंट है एडियाबैटिक, इसके नाम से आपको कुछ आइडिया नहीं लग रहा कि भाई क्या है इसमें कांस्टेंट। तो ये एग्जाम में कई बार पूछ रखा है। एडियाबैटिक प्रोसेस, हीट जो है वो कांस्टेंट होती है, हीट कांस्टेंट है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाएगा। देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट होने में और हीट कांस्टेंट होने में फर्क है, इसको आप मिक्स मत करना या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता हूं तो हीट चेंज होगी, अगर मैं हीट को कांस्टेंट रखता हूं तो टेम्परेचर चेंज होगा। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, टेम्परेचर और हीट को आप एक साथ लेके नहीं चलेंगे। क्लियर है, ठीक है। आगे जब आएगा और डिटेल में देख लेंगे। वापस से रिपीट कर दूं, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन हीट चेंज करेगी, वेरी करेगी। एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर वेरी करेगा। क्लियर। तो ये सारे हमने देख लिए, ये इंपॉर्टेंट है, एडियाबैटिक प्रोसेस, हीट कांस्टेंट है। अब देखिए यहां पर इसको मैं दो तरीके से कह सकता हूं कि भाई हीट कांस्टेंट है। हीट कांस्टेंट का मतलब जो वैल्यू थी पहले वो बाद में भी वही रहेगी, सेम रहेगी। तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका अगर मैं इस टाइप से लिखूं डेल टी, डेल टी का मतलब जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं आइसोथर्मल की, तो डेल का मतलब चेंज, तो वो कितना आएगा, 0। तो इसको मैं दो तरीके से कह सकता हूँ, या तो टेम्परेचर कांस्टेंट है या डेल टी क्या है, 0। दोनों कहने का तरीका है। एक तो मैंने कान ऐसे पकड़ा, एक मैंने कान इस हाथ से घुमा के ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, बात एक ही है। साइक्लिक प्रोसेस, नाम से ही पता चल रहा है साइक्लिक। तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि भाई आपने एक जगह से स्टार्ट करा, अब आप यहां गए पहले, फिर यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए। तो यहां पर आप पहले गए, फिर यहां गए, यहां गए और लास्ट में यहां गए। मतलब जहां से स्टार्ट करा वापस लास्ट में आप वहीं आ गए। तो वो प्रोसेस कहलाता है साइक्लिक प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, साइक्लिक प्रोसेस। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इस पे। इसके बाद आता है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, तो जैसे हम रिएक्शन की बात करते हैं तो एक होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन, एक होती है रिवर्सिबल रिएक्शन।
या फिजिकल प्रोसेस भी हम कह सकते हैं। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, आपने क्या करा, कागज जलाया, राख बन गई। अब उससे आप वापस कागज नहीं बना सकते। लेकिन अगर मान लीजिए आप पानी को फ्रिज में रख रहे हैं, फ्रिज में भी मतलब फ्रीजर में रख रहे हैं, तो वो आइस बन रही है, फिर आपने उस आइस को बाहर निकाला, वापस पानी बन गया, तो हमने क्या देखा, ये रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल, ये सब शब्द समझाने के लिए बताया। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि जो प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में जा सके, इधर भी जा सके और इधर भी जा सके, वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। और जो केवल एक डायरेक्शन में जा सके वो क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, हिंदी में ये कहते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स के सेंस में रिवर्सिबल प्रोसेस की खास बात क्या है और इरिवर्सिबल प्रोसेस की खास बात क्या है, वो हम देख लेते हैं। अब रिवर्सिबल प्रोसेस अगर थर्मोडायनेमिक्स में हम कह रहे हैं तो उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, समझने के लिए बता देता हूं आपको, कि मान लीजिए कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है। अब आप ये मत कहना कि सर हमारे घर में जो सिलेंडर है वो तो डिफरेंट शेप का है, वो एलपीजी वाला अलग है, ये हम थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में मैंने क्या कहा कि ये आपके गैस सिलेंडर है, इसके अंदर गैस फिल है, और ये जो मैंने बनाया है ये पिस्टन है। क्या है, पिस्टन, जो कि फ्रिक्शन लेस है, और इसको मान लीजिए इसका वेट भी नेग्लिजिबल है। तो अब यहां पर ये जो सिस्टम है, अंदर जो है ये जो आपके गैस सिलेंडर है, इसके अंदर जो है गैस है, बाहर आपके एटमॉस्फेयर है। तो अब होगा क्या, दो प्रेशर काम करेंगे। एक तो ये वाला प्रेशर, बाहर से जो प्रेशर लग रहा है जिसको आप एटमॉस्फेयर प्रेशर कह सकते हो, लेकिन यहां पर मैं टर्म काम में लूंगा PEX। EX का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर, EXT जो भी आप लिखना चाहे, पूरी स्पेलिंग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। अंदर जो गैस प्रेशर लगा रही है वो है PI। तो अब अगर मैं इस पिस्टन की बात करूं, वॉल पे बात नहीं कर रहा, मैं पिस्टन की बात कर रहा हूं, क्योंकि ऊपर नीचे तो पिस्टन ही होगा, वॉल तो फिक्स अपनी जगह। अब ये जो सिलेंडर का जो पिस्टन है उस पर दो प्रेशर वर्क कर रहे हैं। एक एक्सटर्नल प्रेशर जो कि इसको नीचे करने की कोशिश कर रहा है, एक इंटरनल गैस का प्रेशर जो इसको ऊपर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये दो फोर्स हो गए। तो ये जो P एक्सटर्नल है ये एक्सटर्नल फोर्स है, और जो P इंटरनल है वो क्या है, ड्राइविंग फोर्स है। तो अब अगर ये जो दो प्रेशर हैं इनमें डिफरेंस बहुत कम है, इनफाइनेटेसिमल डिफरेंस है, तो प्रोसेस बहुत स्लोली होगा। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैंने कहा कि PI ज्यादा है किससे, P एक्सटर्नल से, बहुत थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब माइन्यूट सा ज्यादा है, तो अगर इंटरनल प्रेशर ज्यादा है तो पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। अब क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है तो धीरे धीरे जाएगा, ठीक है। मतलब जो ड्राइविंग फोर्स है वो ज्यादा है किससे, एक्सटर्नल फोर्स से। अब मैंने क्या करा, वापस से क्या करा, थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया किससे, इंटरनल फोर्स से। तो उस केस में क्या होगा, पिस्टन क्या आएगा, नीचे की तरफ। तो कहने का मतलब यह है कि रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशन क्या है कि जो आपके ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स है उसमें डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर में डिफरेंस क्या होना चाहिए, बहुत कम। दूसरी बात यह है कि अगर मैं ड्राइविंग फोर्स को थोड़ा बढ़ा दूं, सॉरी, एक्सटर्नल फोर्स को थोड़ा बढ़ा दूं ड्राइविंग फोर्स से, तो जो डायरेक्शन है प्रोसेस की वो क्या हो जाएगी, रिवर्स। मतलब जब इंटरनल प्रेशर ज्यादा था तो एक्सपेंशन हो रहा था, जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा कर दिया तो क्या होगा, कंप्रेशन। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये तो आपको बात समझ में आ गई है रिवर्सिबल प्रोसेस की, कि डिफरेंस इनफाइनेटेसिमल होना चाहिए और प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। दोनों डायरेक्शन को तो आपको पहले ही पता था, ये कंडीशन मैंने आपको बता दी कि जो डिफरेंस है बहुत कम होना चाहिए। अब जो खास बात है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होता है, ये साम्य में होता है। ये छोटे छोटे से पॉइंट ध्यान रखना, एग्जाम में यही आएंगे। होता क्या है कि हम इतनी बड़ी बड़ी चीजों की तैयारी करते हैं, हमको ये पढ़ना है ये पढ़ना है, छोटी छोटी चीजें छोड़ देते हैं। और एग्जाम में क्या होता है, छोटी छोटी चीजें जो हैं आपको सिलेक्ट होने से रोक देती है। तो कई बार क्या होता है कि मैंने ऐसे काफी स्टूडेंट देखे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सिंसियर होते हैं, लेकिन जो है छोटी छोटी चीजों को छोड़ देते हैं, या हम कह सकते हैं सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। तो वहां पर फिर वो बहुत ज्यादा उसकी कॉस्ट हो जाती है। कॉस्ट बहुत ज्यादा का मतलब सिलेक्शन जो है हमारा होते होते रह जाता है। तो आप जो है
बड़ी चीजों पे भी फोकस करें लेकिन छोटी चीजों को इग्नोर ना करें, बिल्कुल न्यूट्रल। हमको हर चीज पॉइंट टू पॉइंट पढ़नी है। वापस आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल प्रोसेस है तो सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में, मतलब साम्य में, हिंदी में कहेंगे साम्य। उसके बाद है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब ये नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है, देखिए प्रोसेस जो है वो दो तरह के हम बात करेंगे, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। हिंदी में कहते हैं स्वतः। अब नॉन स्पॉन्टेनियस का मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं। स्पॉन्टेनियस जो है उसको हिंदी में कहते हैं स्वतः प्रक्रम, प्रोसेस को हिंदी में कहते हैं प्रक्रम। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हिंदी में कह रहे हैं स्वतः प्रक्रम, और नॉन स्पॉन्टेनियस को क्या कहते हैं वो आप पता करिए, मुझे पता नहीं है। अब जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो आपके नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो इससे क्या पता चल रहा है, तो इसको आप ऐसे समझो कि पानी का झरना है, आप देख रहे हो पानी के झरने को, तो उसमें जो पानी के झरने में जो पानी है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे जा रहा है। तो आप कहोगे सर ये तो कोई नई बात थोड़ी ना, पानी तो ऊपर से नीचे जाता है। तो पानी ऊपर से नीचे जा रहा है, ये क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब अपने आप हो रहा है। लेकिन मैं चाहूँ पानी नीचे से ऊपर चले जाए तो ये अपने आप नहीं होगा। जैसे मान लीजिए घर है, अब घर में अगर मान लीजिए आपको टैंक से पानी आपको ऊपर टंकी में चढ़ाना है तो आपको क्या चलाना है, मोटर चालू करनी पड़ेगी। मतलब मोटर मतलब एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हो, अपने आप नहीं हो रहा है, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस में आ जाता है। क्लियर। तो जो आपके रिवर्सिबल प्रोसेस है वो अपने आप नहीं होते हैं, उसके लिए आपको एक्सटर्नल फैक्टर काम में लेना पड़ता है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं जो नेचुरल प्रोसेस है वो किस कैटेगरी में आएंगे, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, तो आप कहोगे इरिवर्सिबल। क्यों, तो झरना तो हमेशा पानी ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर थोड़ा जाएगा। नीचे से ऊपर के लिए तो फिर आपको अलग से फैक्टर काम में लेना पड़ेगा। तो नेचर के अकॉर्डिंग तो प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। नेचर के अकॉर्डिंग प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल है। और अगर आपको रिवर्सिबल प्रोसेस कराना है तो नेचर के विरुद्ध जाना पड़ेगा, तो इक्विलिब्रियम में आ गया, और ये हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस। उसके बाद एक कंडीशन और ध्यान रखनी है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें वर्क डन मैक्सिमम होता है। अब ये वर्क डन मैक्सिमम क्यों होता है, ये हम जब वर्क वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। उसके बाद इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब स्वतः हो रहा है। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और ऑल नेचुरल प्रोसेस, तो जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो क्या है, आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या है, इरिवर्सिबल। तो अब इस हम ओवरऑल पोर्शन की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आज हमारी बेसिकली देखा जाए तो इंट्रोडक्शन की क्लास थी। आज की क्लास में जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके बेसिकली दो पॉइंट पे बनते हैं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, दूसरा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक आपके थर्मोफ्लास्क वाला क्वेश्चन आ चुका है। और थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन से रिलेटेड जो कुछ स्टेटमेंट थे उस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो मैंने आपको स्टेटमेंट बता दिए। बाकी यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस पे क्वेश्चन पूछ रखा है। तो ये छोटा मोटा हमने जो था, आज की क्लास इंट्रोडक्शन थी, बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।